नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम लोग महत्वपूर्ण निबंध पर चर्चा करेंगे, जो रहेगा नवंबर सिंह का। पिछले शस्त्र में हम लोगों ने उठ जाग मुसाफिर निबंध पर चर्चा की थी। आज का लास्ट निबंध है, ये हमारे सिलेबस में लास्ट ही निबंध है। उसके बाद सारे के सारे जितने नेट जेआरएफ के सिलेबस में निबंध लगे हैं, सभी थ्योरी में भी पढ़ाए हुए हैं और शॉर्ट में भी आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, कहानियां भी हो गई और निबंध भी हो गए। अब नाटक शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग बीपीएससी यानी बिहार टीआरई 4 की और केबीएस, DSSB और एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, जिसमें जीएस जीके आता है, उनका भी शस्त्र हो गया है एक, तो वो भी देख लें। जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी हमारे महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम नवंबर सिंह के जीवन परिचय पर। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नवंबर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 ईस्वी को बनारस के जिले चंदौली तहसील के जियानपुर गांव में हुआ था। अगला पॉइंट है कि नवंबर सिंह जो हैं, सन 1949 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा 1951 में यहीं से हिंदी में इन्होंने एमए भी किया था। सन 1953 ईस्वी में बीएचयू में ही टेम्परेरी लेक्चरार बन गए तथा 1956 में पृथ्वीराज रासो की भाषा पर शोध कार्य संपन्न किए इन्होंने। डॉक्टर नवंबर सिंह सन 1959 ईस्वी में चकिया चंदौली से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़े, पर हार गए थे। उसके बाद सन 1959 और 60 में नवंबर सिंह सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहाध्यापक के पद पर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। 1960-65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन कार्य में लगे रहे। 1965 में जनयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक के रूप में दिल्ली आए और इसी बीच 202 वर्षों तक राजकमल प्रकाशन के साहित्य सलाहकार भी रहे। 1967 ईस्वी में आलोचना पत्रिका त्रैमासिक का संपादन शुरू किया। इन्होंने आलोचना पत्रिका का संपादन भी किया। नवंबर जी सन 1970 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए और हिंदी विभागाध्यक्ष भी बने। अगले पॉइंट पे चलते हैं। उसके बाद सन 1974 में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ आगरा के कुछ समय तक निर्देशक भी बने। 1974 में ही नवंबर सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हिंदी के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के बतौर प्रोफेसर भी नियुक्त हुए। सन 1992 तक रहे। उसके बाद 1993 से 96 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष पद पर भी रहे। उसके बाद नवंबर सिंह 2 बार महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के वर्धा के कुलपति भी रहे। प्रगतिशील आलोचना के सलाहकार पुरुष डॉक्टर नवंबर सिंह का निधन 19 फरवरी 2019 को हो गया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य भी रहे। नवंबर सिंह की ख्याति का मुख्य आधार उनका आलोचक व्यक्तित्व रहा। अब शुरू होती हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नवंबर सिंह की रचनाएं, इनके निबंध संग्रह कौन सा है?
बकलम खुद 1951 ईस्वी का है। स्वच्छताकार इनके कौन से हैं? कहना ना होगा 1994 का है। बात बात में बात 2006 ईस्वी। आलोचना कौन कौन सी हैं इन्हें भी देख लेते हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1954, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, कहानी नई कहानी 1964, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989, पत्र संग्रह काशी के नाम। पत्र संग्रह कौन सा है? काशी के नाम 2006 ईस्वी इसका समय है। उसके बाद पत्रिका संपादन जो इन्होंने कौन कौन सी की? जनयुग का साप्ताहिक पत्रिका थी 1965 और 67 में की। उसके बाद आलोचना जो त्रैमासिक थी 1967। शोध ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, पृथ्वीराज रासो की भाषा 1956। ये इनके शोध ग्रंथ हैं। और हैं इनके व्याख्यान। व्याख्यान कौन कौन से दे इन्हें भी देख लेते हैं। आलोचक के बुक से 2005, कविता की जमीन और जमीन की कविता 2010, हिंदी का गद्य पर्व 2010, प्रेमचंद और भारतीय समाज 2010, जमाने से दो दो हाथ 2010, साहित्य की पहचान 2012, आलोचना और विचारधारा 2012, सम्मुख 2012, साथ साथ 2012। ये इनके व्याख्यान हैं। इनकी संपादित पुस्तकें हैं इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ। उसके बाद है पुरानी राजस्थानी 1955, चिंतामणि भाग 3 1983, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन, डांगा अर्जुन प्रतिनिधि कविताएं, मलयज की डायरी 3 खंडों में है, आधुनिक हिंदी उपन्यास भाग 2, रामचंद्र शुक्ल रचना बलि। इनकी संपादित पुस्तकें हैं। अब इन्हें देख लेते हैं। सम्मान और पुरस्कार जो हैं वो कौन कौन से मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में, सलाका सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली 1990-91 में, साहित्य भूषण सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने दिया, शब्द साधक शिखर सम्मान 2010 में मिला, महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान दिसंबर 2010 में, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता 2017 में। उसके बाद इनका शुरू होता है निबंध। संस्कृति और सौंदर्य, ये निबंध हमारे सिलेबस में है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृति और सौंदर्य पर चर्चा। पहला पॉइंट है कि दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नवंबर सिंह का एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, जिसका प्रथम प्रकाशन राजकमल प्रकाशन से सन 1982 ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट है कि दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में कुछ 8 निबंध हैं, जिसमें छठे नंबर पर जो है संस्कृति सौंदर्य है। उसके बाद डॉक्टर नवंबर सिंह अपने निबंध संग्रह दूसरी परंपरा की खोज के बारे में कहते हैं कि यह प्रयास परंपरा की खोज का ही है, संप्रदाय निर्माण का नहीं। अगला पॉइंट है कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध की शुरुआत इस पंक्ति से होती है। कौन सी पंक्ति है? कि अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं है,
भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अग्न लेख पढ़ने वाले को हिंदी में पहले व्यक्ति हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद इस निबंध में नवंबर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी की दूसरी परंपरा का जनक बतलाते हुए उनके समस्त सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना का सार गर्भित विवेचन प्रस्तुत करते हैं। अगला पॉइंट है कि संस्कृति और सौंदर्य नामक निबंध में द्विवेदी जी को संस्कृति और सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट है नवंबर सिंह अपने इस निबंध के संबंध माध्यम से द्विवेदी जी के निबंध अशोक के फूल की विशेषता और रचनात्मक उद्देश्य की स्पष्टता करते हुए कहते हैं कि आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए अशोक के फूल लिखा गया है, प्राकृत वर्णन करने के लिए नहीं। यह निबंध जो है द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं है, बल्कि जो है वो क्या है? संस्कृत दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। नवंबर सिंह ने इस निबंध में संस्कृति और सौंदर्य पर दिनकर अज्ञे और गोविंद चंद्र पांडे के विचारों को भी प्रस्तुत चर्चा की है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि निबंध में जो अज्ञे जी का कथन है वो क्या है? काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृत की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृत पर ही था। 4 अध्याय भारतीय संस्कृत की मिश्रता को उजागर करने का प्रत्यय है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे भी सामाजिक संस्कृति का विरोध करते हुए कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामाजिकता का वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है और इस क्षेत्र में वह भारत की कोई विशेषता नहीं है। नवंबर सिंह इस निबंध में लिखते हैं कि यदि दिनकर को मिस्र की संस्कृति की एक राजनीति है तो अज्ञे संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुसंग से बच नहीं जाती। उसके बाद निबंध में द्विवेदी के विचारों से स्पष्ट होता है कि वे भारतीय संस्कृति के सच को उजागर करते हुए गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्यतर जातियों के विश्वास और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। उसके बाद द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति के स्वरूप को आर्यतर जातियों की देन मानते हैं, किंतु विशुद्धतावादी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। संस्कृति को लेकर दक्षिणपंथी सोच हमेशा विशुद्धतावाद पर जोर देती है। अगला पॉइंट है कि द्विवेदी जी के अनुसार शुद्ध संस्कृति का आग्रह एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है। यह संस्कृत के क्षेत्र में वर्जनशीलता को जन्म देता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि निबंध में अज्ञे जी संस्कृत की संग्रहकता पर जोर देते हैं और उसके मूल रूप को है वो शुद्ध मानते हैं। उसके बाद द्विवेदी जी संस्कृति के दोनों पक्षों संग्रहकता और त्याग दोनों पर जोर देते हुए कहते हैं, हमारे सामने समाज का जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। अगला पॉइंट है कि निबंध में डॉक्टर नवंबर सिंह कहते हैं जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को
रविंद्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं, बेसिर्फ आधी बात कहते हैं। सौंदर्य को परिभाषित करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं, सात्विक सौंदर्य वह है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि नवंबर सिंह द्विवेदी जी के सौंदर्य परंपरा को निराला के सौंदर्य बोध श्याम तन भर बंध यौवन से जोड़ते हैं। अगला पॉइंट है कि द्विवेदी जी के अनुसार सौंदर्य रूप नहीं है, परंतु वह रूप के बिना रह नहीं सकता। आगे वे कहते हैं कि सुंदर जीवन क्रियाशील होता है, क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। अगला पॉइंट है कि द्विवेदी जी सौंदर्य शास्त्र पर ललित मीमांसा नामक एक पुस्तक भी लिख रहे थे, किंतु दुर्भाग्य बस वह अधूरी ही रह गई। अगला पॉइंट है, डॉक्टर नामवत सिंह ने द्विवेदी जी की पुस्तक ललित मीमांसा के 3 सूत्रों की चर्चा भी की है। उपरोक्त पहले सूत्र के अनुसार द्विवेदी जी सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर ललित कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मानव रहित सौंदर्य का विशेष महत्व है। उसके बाद डॉक्टर नवंबर सिंह द्विवेदी जी के सौंदर्य संबंधी प्रथम सूत्र के बारे में कहते हैं कि समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदी जी का सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव केंद्रित है। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं कि सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी है कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य मनुष्य है। द्विवेदी जी के लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र नामवर जी बंधन के विरुद्ध विद्रोह को मानते थे, अर्थात द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है। अगले पॉइंट देखते हैं, क्या है अगला पॉइंट कि ललित मीमांसा के तीसरे सूत्र की चर्चा करते हुए नामवर जी लिखते हैं कि द्विवेदी जी के ललित मीमांसा का तीसरा सूत्र है कि सौंदर्य एक सर्जना है, मनुष्य की सृष्टा का परिणाम है। द्विवेदी जी ललित मीमांसा में सौंदर्य संबंधी तीसरे सूत्र की सृष्टा का अर्थात सृजनशीलता पर अधिक बल देते थे। उसके बाद डॉक्टर नवंबर सिंह सौंदर्य संबंधी चिंतन का सार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। अब संस्कृति और सौंदर्य के महत्वपूर्ण कुछ कथन है, इन्हें भी देख लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है कि मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्मोचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। अशोक के फूल से ये बात ली गई है। अशोक के फूल जो कविता है किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उससे अगला पॉइंट है जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती है और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। द्विवेदी जी की पंक्ति है ये।
अगला है कि सात्विक सौंदर्य वह है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। ये भी द्विवेदी की पंक्ति है। पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र, जहाँ इसकी धारा रुद्र हो जाती है वहाँ कलुष विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। द्विवेदी जी की पंक्ति है। संस्कृत सौंदर्य बोध के विकता होने की मौलिक चेष्टा है। अगला पॉइंट है जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह या भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्यों के लिए प्राण देना क्या चीज है। ये द्विवेदी जी की रचना से ली गई पंक्ति है। कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्यों के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसीलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती है बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। ये था हमारा संस्कृति और सौंदर्य लास्ट निबंध था। इसके बाद हमारा सिलेबस में कोई निबंध नहीं है। तो आज के सत्र को फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो लोग इस पीडीएफ लेना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उनको वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के सत्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।